मिट्टी का उपजाऊ होना बड़ा जरूरी है और ये गौधन से ही होगा। अगर आपके पत्तों का साइज बहुत छोटा है तो इसका क्लियर सा मैसेज है कि आपका न्यूट्रिशन अपटेक नहीं हो रहा। जीवामृत, घन जीवामृत जो भी उसकी स्मेल होती है उससे इंसेक्ट दूर रहता है। गौमूत्र है लगभग 1 साल पुराना, दो सड़ी हुई लस्सी है पूरी तरह से, और इसको छान के हम फंगेसाइड। अगर आपके पत्तों का साइज बहुत छोटा है तो इसका क्लियर सा मैसेज है कि आपका न्यूट्रिशन अपटेक नहीं हो रहा, आपका प्लांट हेल्दी नहीं है। अगर आपका प्लांट हेल्दी नहीं होगा, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगी, तो आप के फूल का साइज, डंडियों का साइज, सारा चीज छोटी रहेगी। तो अगर छोटी रहेगी तो वो हेल्दी नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा तो आपके फ्रूट सेटिंग के चांस बहुत कम हो जाएंगे। जैसा कि बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि हमारे फूल भी आया सेटिंग नहीं, उसका बहुत बड़ा कारण है कि आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है। तो आज मैं बागवान साथियों आपको कुछ चीजें और भी बताना चाहूंगा। आपने नेचुरल फार्मिंग के बारे में जरूर सुना होगा, तो आपने गौधन के बारे में भी सुना होगा। एक तो आपने भूधन सुना होगा, मतलब भूमि का धन। भूमि का धन है स्वस्थ मिट्टी हो। अगर हमारी भूमि ही उपजाऊ और स्वस्थ नहीं होगी तो अच्छी फसल हमें नहीं मिलेगी। तो जो उस सॉइल को अच्छा बनाती है वो बनाता है आपका गौधन। गौ माता जो हमारी है, एक फार्मर होने के नाते हमें समझना पड़ेगा कि हर घर में एक गाय अवश्य होनी चाहिए। अगर आप वेस्ट शहर का ले आएंगे कचरा अपने जमीनों के लिए, उससे जमीन ही खराब होगी। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई परिवार बच गया है कि जिसके पास लेबर नहीं है या मैनेज नहीं हो सकता। गाय भी एक अच्छा पैसा दे सकती है। कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपको कितना सपोर्ट करता है। गाय खरीदने से लेकर उसके दूसरे, गाय पर भी सब्सिडी देती है लगभग 25,000 के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मुझे अगर जानकारी है तो 25 से 30,000 के बीच आपको सब्सिडी भी मिलती है गाय के लिए। तो आप एक अच्छी गाय रखें। और जो जीवामृत, घन जीवामृत, जो भी नेचुरल खेती के जो भी उत्पाद बनते हैं सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के, तो वो सारे गौधन से ही बनेंगे। तो इसीलिए गाय का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं रोडू क्षेत्र की बात करूं, अनिल चौहान जी हमारे नोडल अधिकारी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही अच्छे इंसान है। अगर आप उनको ये बताएंगे कि हमने नेचुरल खेती करनी है या आप हमारी हेल्प करें, तो जो हमारा बागवानी और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर विभाग है वो आपके घर द्वार खुद आएगा। हमारे जो केवीके रोडू की इंचार्ज है डॉक्टर उषा शर्मा, वो भी उसी नेचुरल खेती को देख रही है। तो जो नेचुरल खेती का जो नया बजट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पास होकर आया है, वो बहुत बड़ा आया है, काफी अच्छा पैसा आता है, आया है उसमें, इस बार इंक्रीज हुआ है काफी ज्यादा। तो कहीं ना कहीं सरकारों की भी मंशा है कि हम नेचुरल खेती की ओर जाए और केमिकल को धीरे धीरे हम डिपेंडेंसी को कम करें। अभी हम बहुत सारे लोगों का ये भी रहता है कि क्या हम नेचुरल खेती करें या तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा, 100% हम अभी नेचुरल खेती पे नहीं जा सकते। हमें कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। हमें देखना पड़ेगा कि हमारी मिट्टी जब तक उपजाऊ नहीं होगी तब तक बीमारियों से रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है प्लांट की, वो नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको जमीन को उपजाऊ बनाना है, क्योंकि लगभग 105 से 10 साल हो चुके हैं हमारे को सेब की बागवानी करते हैं। सेम लैंड पे हम सेम फसल उगा रहे हैं, कभी भी हमने चेंज नहीं किया, तो उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई है हमारे बगीचों की। और इसलिए जो जीवामृत वगैरह चीजें हैं, नेचुरल खेती या गौधन है, उसी से ही आप मिट्टी को उपजाऊ कर सकते हैं। केमिकल में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाए। इस वर्ष हमने देखा कि नौनी में जो अमेरिका जैसी कंट्री है, वहां के एक्सपर्ट्स आए थे नेचुरल खेती सीखने, और मतलब ट्रेनिंग टाइप बताइए आप, या यहाँ के लोग वहां प्रशिक्षण दे रहे हैं और अप्रोच कर रहे हैं नौनी यूनिवर्सिटी को। पूरे देश में पूरी दुनिया में नेचुरल खेती प्रमोट हो रही है, पूरे दुनिया में। तो अन्य देश भी जो इसको मानते ही नहीं थे। तो अगर मैं अपनी बात करूं, लगभग जब सबसे पहले हमने गौधन के बारे में अच्छे से समझा तो वो साल थी 2003 और 4 के आसपास। जो गौमूत्र या लस्सी की बात है, उसको हम तब से लेकर स्प्रे करते आ रहे थे। उस टाइम इसका नाम कुछ नहीं था कि हम अपने बिहाफ पर करते थे। जैसे कि गौमूत्र है आपके नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है। पेटल फॉल के बाद अगर आपके पास आपको लगता है कि आप दूसरे टॉनिक्स मार्केट से नहीं खरीद सकते क्योंकि कई लोगों की मजबूरी भी होती है, और जिनके पास पैसा भी है, मैं उनके लिए भी बताना चाहूंगा। अभी आपने देखा होगा इंसेक्ट आती है, थोड़ा बहुत फंगस आता है, तो आपका जो लस्सी है और गौमूत्र है वो इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों का काम करती है। तो अगर आप फंगिसाइड एप्लीकेशन भी नहीं करना चाहते केमिकल की, तो आप इसको भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर जो आप इसकी मात्रा रहेगी, वैसे इसके ज्यादा साइड इफेक्ट होते नहीं है, नेचुरल है सारी चीजें। तो जो हमने सीखा और समझा है, गौमूत्र आप 6 से 7 लीटर तक डाल सकते हैं, और लस्सी आपसे आप 2, 3 या 4 लीटर तक भी अप्लाई कर सकते हैं 200 लीटर पानी में। इससे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। जो अब उसकी जो अब अगर तो एक सनातनी हिंदू के नाते तो हम तो उसको खुशबू बोलेंगे उस चीज को, मगर जो उसकी स्मेल होती है उससे इंसेक्ट दूर रहता है पौधों से।
तो मैंने तो ये भी एक्सपीरियंस लिया कि जो माइट है उस पर भी वो कहीं काम करता है, क्योंकि एक दो बार हमने उसके लिए भी ट्राई किया था, तो कहीं ना कहीं वो अभी बात कुछ लोगों के मन में ये संशय भी होगी कि जर्सी गाय देसी गौ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जरूर माइक्रोब का फर्क है पर ग्राम में जर्सी में, और मगर आपको इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो भी गाय आपके पास अवेलेबल है उससे आप नेचुरल खेती शुरू कर सकते हैं। अगर आपको नेचुरल खेती से संबंधित और जानकारी चाहिए तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जरूर जाए, उनकी बुक्स आती है उसको जरूर पढ़े एक बार और ट्राई करे एक पोर्शन में। अब हमने भी नेचुरल फार्मिंग में, मैं भी एक रजिस्टर्ड फार्मर हूं और एक ब्लॉक में जरूर हम नेचुरल खेती कर रहे हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। थोड़ा सा हमें फंगस को लेके अभी कंट्रोलिंग में नहीं आए हम, इंसेक्टिसाइड पे काफी अच्छा कंट्रोल आ रहा है उससे। इंसेक्ट पे तो न्यूट्रिशन का जो भी चीज आप डालेंगे अदरवाइज बह जाएगा या वहां सुप्त अवस्था में पड़ा रहेगा आपका न्यूट्रिशन, वो मूव नहीं करेगा। इसीलिए मिट्टी का उपजाऊ होना बड़ा जरूरी है और ये गौधन से ही होगा। आपको गाय पालने की ओर जाना पड़ेगा जिनके पास नहीं है, और जो जिन्होंने पाली है उनको ये समझना पड़ेगा आप कैसे तरीके से। अभी भी आप लोग वेस्ट कर रहे हैं, गौमूत्र को नीचे फेंक देते हैं, गोबर का सही से इस्तेमाल नहीं होता है आपके, तो जो गोबर होता है उसको आप डिकम्पोस्ट करें, गड्ढे में बनाए, ऊपर से शेल्टर बनाए उसके लिए, गौमूत्र को आप इकट्ठा करें। अगर आप मेरी प्रैक्टिस में भी देखेंगे तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप ये देखिए, ये हमने लस्सी वगैरह इकट्ठी करी है। ये देखिए ये गौमूत्र है, लगभग 1 साल पुराना, 200 लीटर इसमें है। ये देखिए लस्सी हमने, सड़ी हुई लस्सी है पूरी तरह से, और इसको छान के हम फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों के काम आएगी ये दोनों चीज़ें हमारे। ये देखिए बिल्कुल सड़ी हुई है 200 लीटर की। और इसके साथ साथ आप इधर भी देखिए ड्रम्स में, इसमें घोल बना हुआ है, मतलब इसमें लस्सी और उसको हमने घोल के रखा हुआ है बराबर रेशो में, और यहीं से स्प्रे होगी। ये देखिए गौमूत्र है, ये देखिए गौमूत्र हमने पुराना पूरी तरह से तैयार किया हुआ है। हमें यह समझना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं या हम लोग करते हैं। तो अवश्य गौधन के बारे में जाने, पहचाने, इसकी क्वालिटी को समझे और कितना उपयोगी है ये भी ज़रूर समझे। ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी दिशा निर्देश है, हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, कि हम केमिकल फ्री खेती की ओर कैसे अपने कदम को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज आप देखेंगे कि लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, आप देखेंगे कि कितनी तरह के बीमारियां आ रही है, और मगर एक हमारी मजबूरी भी है अभी, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग फेस है। हम ऐसे नहीं निकलेंगे केमिकल से बाहर, स्टेप वाइज हम केमिकल से बाहर निकलेंगे, और उम्मीद है कि आने वाले जल्द निकट भविष्य में हम इससे पूरी तरह कितना निकल पाएंगे वो तो समय निर्धारित करेगा, आप और मैं निर्धारित नहीं करेंगे। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम क्या क्या चीज़ें अपने बगीचों में